नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। इस वक्त की बड़ी खबर, बहराइच हिंसा के आरोपियों से मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जो आरोपी है उसकी बहन का बयान सामने आया है। कहा गया है घर से उठाकर ले गई पुलिस। आरोपी सरफराज और तालिब को पैर में गोली लगी है। इस बीच जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं। नेपाल भागने की फिराक में था, यह भी एक जानकारी। आरोपी सरफराज बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी है। सरफराज और मुठभेड़ के बाद 5 कुल मिलाकर के आरोपी जो कि गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं पैर में गोली लगी, स्ट्रेचर पर लेटा हुआ और अब अस्पताल में पहुंचाया गया है। आरोपी सरफराज और तालिब ये 2 बताए जा रहे हैं। दोनों मुख्य आरोपी सरफराज ही है और ये नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस जो जानकारी दे रही है उसके मुताबिक, लेकिन जानकारी मिलने के बाद इनके साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। ये जो अभी आप बयान सुन रहे थे, दरअसल ये जो आरोपी हैं दोनों, सरफराज तालिब, पिता और भाई, क्योंकि यही मुख्य आरोपी हैं। उनकी बहन जो है उसकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि घर से पुलिस उठाकर लेके गई। मेरे साथ मानस जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, इस पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। मानस, सबसे पहले तो जरा बताइए क्या हुआ, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, अभी तक के तथ्य क्या है, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? देखिए, इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है सरफराज और उसका साथी, इन 2 लोगों को एक एनकाउंटर में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 3 लोग नामजद अभियुक्त हैं और 2 नामजद नहीं हैं। उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये कहा गया है कि ये सभी लोग एक साथ में थे। अब जो एनकाउंटर के पीछे जो थ्योरी बताई जा रही है वो ये कि इनकी गिरफ्तारी हुई थी नेपाल बॉर्डर के पास से, और जब पुलिस इनसे हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए इनको लेके जा रही थी, उस वक्त इन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया, जिसमें जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों को पैर में गोली लगी है। एक जो सरफराज जो कि मुख्य अभियुक्त है, एक उसके पैर में गोली लगी है, एक दूसरा और व्यक्ति है। मोहम्मद फ़हीम इसमें गिरफ्तार हुए, तालीम गिरफ्तार हुए। सरफराज ये मुख्य आरोपी है। इसका पकड़ा जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे के लिए। इसको पकड़ा गया, इसको गोली लगी है। इसके अलावा अब्दुल हमीद ये भी नामजद अभियुक्त है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। और एक मोहम्मद आफ्ताब है, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन सबको अब इस मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया है जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में मीडिया और पुलिस का काफ़ी जमावड़ा है वहाँ पर, और पीछे के रास्ते से पुलिस अभियुक्तों को लेकर के दाखिल हो गई है। इस वक्त उनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। मेडिकल चेकअप के कराने के बाद इनको स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ हाजिर किया जाएगा, जो कानूनी प्रक्रिया होती है। उसके बाद वहाँ से जेल में इनकी रवानगी होगी, इन्हीं अभियुक्तों की। इसके बाद की प्रक्रिया ये होगी कि पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा जाएगा, क्योंकि अभी इसमें आगे की बहुत सारे अभियुक्त पकड़े जाने पर आने से पहले मानस जरा फिर क्लियर कीजिए, क्योंकि अच्छा एक बयान है पुलिस की तरफ से जो कहा गया, पहले वो सुनवा दें, उसके बाद मानस पे फिर आ रही हूँ। पहला कमेंट बता रहे 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालीम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम। नानपारा, जो अभी पुलिस का बयान आप सुन रहे थे, नानपारा है, वहां पर गिरफ्तार किया गया इनको। मेरे साथ मानस है। मानस, अब उस बयान पर जो घर की महिला की तरफ से सामने आया कि घर से उठाकर ले जाया गया, ये कहना है,
और यहां पुलिस कह रही है कि गिरफ्तारी हुई नानपारा से। और ये देखिए, पुलिस की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ये जो थ्योरी है ये समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि घर से इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जा सकता क्योंकि घर पर जिस घटनाक्रम के बाद से ये सभी लोग फरार हो गए थे और पुलिस का इनके घरों पर, इनके रिश्तेदारों के घरों पर पूरा सख्त पहरा था। वहाँ पर लोग ताला मार के भाग गए थे। तो ये कहना कि घर से गिरफ्तार कर लिया है, ये तो बिल्कुल भी बेबुनियाद इसलिए समझ में आता है क्योंकि उनके घर पर तो ताला पड़ा हुआ है जो सरफराज का घर है। अब ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया उनकी बहन ने कि किसके घर से उठाया। अगर किसी और के घर से उठाया तो उनको अपने बयान में उसको मेंशन करना चाहिए था। लेकिन एक मोटी बात जो समझ में आती है वो ये कि जिस तरीके के इनकाउंटर का एक सिलसिला विकास दुबे के बाद से अभी तक हमने देखा अतीक अशरफ, संजीव जीवा की जो मर्डर हुआ या पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से मर्डर हुआ अतीक और अशरफ का, और अभी तक मंगेश यादव और बाद में जो अनुज प्रताप सिंह जो सहारनपुर ज्वेलरी लूटकांड में जो आरोपी था, इस एनकाउंटर तक बहुत सारे ऐसे एनकाउंटर की ऐसी घटनाएं जिस पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और विपक्ष इसको मुद्दा बनाता रहा है। लिहाजा जो परिवार कह रहा है वो शायद हो सकता है कि अपनी पेशबंदी में इस वजह से कह रहा हो कि कहीं पुलिस सही में एनकाउंटर में मुठभेड़ में मार ना गिराए। तो एक तरीका होता है जो सभी को पता है कि आमतौर पर अरेस्टिंग के तत्काल बाद फैक्स कर दिया जाता है या अब तो मेल कर दिया जाता है या कोई रजिस्ट्री कर दी जाती है कि ये हमारे घर से उठा के ले गए। तो इस तरीके की पेशबंदी करते हैं। लेकिन देखिए, इसमें तो शक नहीं है कि सरफराज इस घटना का आरोपी, क्योंकि इतने सारे वीडियो फुटेज हैं जो अलग अलग मोबाइल के कैमरों में कैद हुए कि सरफराज के बचने की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो न्यूनतम से भी न्यूनतम गुंजाइश है, क्योंकि तमाम सारे वीडियो फुटेज में वो साफ तौर पर गोली मारते हुए दिख रहा है। और अभी एक वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ 24 के में पोस्ट किया जिसमें साफ तौर पर वो वीडियो एक दूसरी छत से बनाया गया जिसमें राम गोपाल मिश्रा छत पे खड़ा हुआ दिख रहा, झंडा लगाते हुए, उसको गोली लगती है, वो गिरता है, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अरे गोली मार दी, इसकी हत्या कर दी। तो ये जो सारे साक्ष्य हैं वो बहुत पर्याप्त है किसी भी अभियुक्त को ये साबित करने के लिए कि वो अभियुक्त नहीं, वो इस पूरे मामले का दोषी है या इस पूरे मामले का आरोपी है। तो आरोप मैं मुनीस अजीज के पास जाऊं जो अस्पताल में बाहर खड़े हैं, अस्पताल के बाहर मानस, जरा एक चीज मैं आपसे और जरा जल्दी से क्लियर कर दीजिएगा। ये पुलिस कस्टडी में थे और भागने की फिराक में थे, उस दौरान ये मुठभेड़ हुई, यही बयान सामने आया और ये नानपारा इलाका था। जी बिल्कुल, ये जो पुलिस ने अपना जो एक छोटा सा जो एक प्रेस नोट एक जो मीडिया को ब्रीफ दिया है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये 5 आरोपी हैं और ये इन लोगों को पुलिस ने नानपारा इलाके से पकड़ा था। ये नेपाल भागने की फिराक थे। इनको हथियारों की बरामदगी, जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है उसकी बरामदगी के लिए इनको ले जाया जा रहा था, जहाँ पर इन्होंने पुलिस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में इन 2 मुख्य आरोपियों के पैर में गोली लगी है। इनको ये इंजर्ड हुए हैं जिनको जिला अस्पताल लेके आया गया है। ये एक शॉर्ट ब्रीफ जो है वो पुलिस की तरफ से हम लोगों को दिया गया है। ठीक है मुनीस, अब जरा आप बताइए मुनीस, पैर में गोली लगी है, इसके अलावा क्या जानकारियां मिल रही हैं? इन दोनों ही मुख्य जो आरोपी हैं सरफराज और तालिब, क्या इनके बारे में क्या जानकारी है और बाकी 3 आरोपी वो कहां? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इन दोनों आरोपियों को बहराइच अस्पताल ले आया गया है। यहाँ पर बहराइच जिला अस्पताल में मैं आपके पीछे का गेट है जहां से पुलिस इन दोनों आरोपियों को जिला अस्पताल लाई और इसी गेट से अंदर ले आकर उनका अब डॉक्टर परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अंदर इन दोनों आरोपियों का जो है वो डॉक्टर परीक्षण चल रहा है। बताना चाहूंगा कि अभी तक की जो ब्रीफिंग हम लोगों को मिली है उसके अंदर इन दोनों आरोपियों में से एक के दाएं और एक के बाएं पैर में गोली लगी है। फिलहाल उन दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है, यानी खतरे से बाहर बताई जा रही है। और जो 3 आरोपी हैं उनको भी पकड़ने की बात की जा रही है कि जल्दी पकड़ लिया जाएगा। एक आरोपी पकड़ा जा चुका है, 3 को पकड़ा था जिसमें से ये दोनों लोग फरार होने की कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई और इन दोनों के पैर में गोली लगी और पुलिस द्वारा इनको अब यहाँ पर जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ पर इनका इलाज किया जाएगा, जिसके बाद इनको रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी ठीक है, आप बने रहिएगा। मैं पूर्व IPS हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ, ये यूपी पुलिस के साथ, क्योंकि बार बार इससे पहले हमने देखा मंगेश यादव, अब ये फिर स्थिति देखने को मिल रही है, जो कस्टडी में है उनके साथ मुठभेड़ की नौबत कैसे आ जाती है? क्या ये सीधा सीधा, एक तो जो कार्य प्रणाली है, जो तौर तरीके होते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, दूसरा
मुठभेड़ शब्द से क्या समझे? उधर से तो गोलीबारी हुई नहीं होगी, अगर कस्टडी में पहले से है तो उनके पास तो हथियार होंगे नहीं। तो जरा ये समझाइए, ये क्या नजर आ रहा है आपको? मुठभेड़ शब्द का अर्थ ये होता है कि जब पुलिस उनको पता लगा कि फला जगह छिपे हुए हैं या मौजूद हैं, तो पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए जाती है। तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे ही ज्यादातर अपराधी जैसे ही पुलिस को देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे अब तो हम पकड़ गए, हम तो जेल जाना पड़ेगा। और होता यह कि ज्यादातर अपराधी यही मान के चला करते हैं कि हम थोड़ी पकड़ जाएंगे। शायद सुना होगा मानस, वो बता रहे हैं कि ये पुलिस की कस्टडी में थे, इनको बरामदगी के लिए, हथियारों की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। गिरफ्तारी वहां पर हो चुकी थी नानपारा में, और तब ये मुठभेड़ की नौबत आई है। ये यहां पर आपको पूरे बयान में लूप होल, जो प्रेस विज्ञप्ति, छोटी सी प्रेस रिलीज नोट जारी किया गया, उसमें लूप होल नजर आ रहा है आपको? अब ये इस काम के लिए अगर किसी को भी ऐसा अंदेशा हो या शिकायत हो तो इसके लिए एक चैनल बना हुआ है पहले से कि पुलिस विभाग से बाहर से मजिस्ट्रेट डीएम के आदेश से एक तैनात किए जाएंगे और वो सभी गवाहों के बयान लेंगे मौके पर कि कैसे कैसे मुठभेड़ हुई और कौन कौन गवाह हैं। तब उसके बाद वो फाइनल राय बताते हैं कि ये इसमें असलियत ये है। लेकिन तब तक के लिए जो ये कस्टडी वाली बात आप पूछ रही हैं, तो उसमें होता यह है कि कई बार पहले तो वो पकड़ लिया पुलिस ने एकाएक जाके, अब पकड़ लिया तो वो जाना चाहते नहीं है कि जेल जाना पड़ेगा। और ये थोड़ा मन बढ़ किस्म के लोग होते हैं जो अपराधी होते हैं, तो वो भागने की भी कोशिश किया करते हैं बीच बीच। जैसे ही मौका मिला कि अरे सिपाही इस समय कम है, रास्ते में ले जा रहे हैं, कूद लें, कूद के भाग जाएं तो हमको आगे वो जेल उल जाने से बच जाएं। और बहराइच के करीब में नेपाल है जैसे, तो अक्सर वहां के अपराधी, मुझे अनुभव है कि जो बॉर्डर एरिया के अपराधी हैं प्रायः नेपाल भागने की कोशिश करते हैं, बच करके पुलिस की निगाह से कि वो नेपाल भाग जाएं। तो जब भागते हैं तो उस समय अक्सर करके वो पुलिस को ड्यूटी होती है कि अगर वो गंभीर अपराध के मुलजिम है तो उनको भागने ना दे, तो वो उनके पैर में गोली मारते हैं ताकि वो रुक जाए। और इसके कारण कई बार ये वाली बात आप सुनती हैं कि उसके पैर में गोली लगी है, तो वो पुलिस जानबूझ के कोशिश करती है। उसमें नियम यह है कि जैसे मान लीजिए वो दंगे का मुलजिम है या मर्डर का मुलजिम है, तो मर्डर के मुलजिम को कोशिश करती कम से कम बल का प्रयोग करके, यानी कि जान न ली जाए, उसको पैर में गोली मारी जाए। और ये दरअसल इसलिए भी सवाल यहाँ पर उठता है क्योंकि अगर आप इतने गंभीर मामले में, इतने संगीन मामले में, जिसमें पूरे प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है, ये एक उपद्रव नहीं दंगे तक की स्थिति उत्पन्न हो गई, और तब अगर पुलिस कस्टडी में रहते हुए भागने का मौका मिलता है तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है, सरकार शुरू से ही फर्जी एनकाउंटर करवा रही। ये अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के यूपी के, उन्होंने कहा है सरकार विफलता को छिपाने की कोशिश कर रही है और फर्जी मुठभेड़ करवा रही है। ये उनका बयान सामने आया, सुनिए। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। इसमें जो पीएम रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, उसमें जो है उसके साथ में दरिद्री ऐसी चीज दिख रही है। देखिए जो भी मैं कहता हूँ, क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। तो कांग्रेस ने पहले ही इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया है। मैं मानस श्रीवास्तव का रुख कर रही हूं। मानस, इस पर राजनीति तो होगी, ये तय है, लेकिन उन लूप होल्स का भी जिक्र करना, क्योंकि जिस मसले पर खुद मुख्यमंत्री इतना ज्यादा संवेदनशील नजर आए, उन्होंने कहा दोषी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की, इस पर राजनीति भी हो रही है। और तब अगर पुलिस कस्टडी से आरोपी भागने की कोशिश करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते नजर आते हैं, भले बाद में गोली मारकर उनको पकड़ा गया, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लापरवाही इस स्तर पर भी पुलिस की नजर आती है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अब हकीकत क्या है ये तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वही बता पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें एक चीज़ जो बहुत ध्यान देने वाली बात है वो ये कि पुलिस इस बात को मान चुकी थी लगभग कि
ये लोग नेपाल भाग चुके हैं। बहराइच के रास्ते श्रावस्ती होते हुए लोग नेपाल भाग चुके हैं, क्योंकि नेपाल में इस आरोपी परिवार की कई सारी रिश्तेदारियां हैं। और इस बीते 2-3 दिन से मीडिया में भी इस बात का बहुत शोर था कि पुलिस देखती रह गई और आरोपी नेपाल भाग गए। लेकिन ये इसको एक कामयाबी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए कि जो आरोपी जिनको पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश रही थी, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो भारत की सीमा को पार नहीं कर पाए और पहले ही रोक लिए गए। मुठभेड़ किन परिस्थितियों में हुई, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, ये तो जब पुलिस का पूरा बयान सामने आएगा और जब हम लोग उनसे सवाल पूछेंगे उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर के बहुत नाराज़ भी हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि इसमें जिस तरीके के हालात पैदा हुए, इसमें खाली दोषी जो अभियुक्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो पुलिसकर्मी जिनकी लापरवाहियां इस पूरे घटनाक्रम में साबित होगी, कार्रवाई के दायरे में वो भी आएंगे। थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और सर्किल अफसर, इन तीनों को सस्पेंड किया जा चुका है। अभी बाकी पुलिसकर्मियों पर गाज गिरना बाकी है। तो एक तरीके से जिस तरीके का डेंट ठीक उपचुनाव से पहले इस बहराइच दंगे के मामले में योगी सरकार को लगा है, देखिए अभी जो तमाम विपक्षी दल थे वो इस दंगे को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि सरकार दंगा कंट्रोल नहीं कर पाई, जबकि वो पता था कि वो इलाका संवेदनशील है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चूक का परिणाम था कि ये घटना इतनी बड़ी हो गई कि 3 दिन तक बहराइच का एक बड़ा हिस्सा दंगे की आग में जलता ये एक और तस्वीर तो दिखाता है। अभी सामने लोकहित चुनाव है, इसलिए मानस ये एक और तस्वीर तो दिखाता है और उस पर सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि क्या ये पॉपुलर गवर्नमेंट, ये लोकहित वाली गवर्नमेंट, त्वरित न्याय करने वाली गवर्नमेंट, ये उसकी नई डेफिनेशन गढ़ी जा रही है, ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में। और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ बार बार मुठभेड़ की नौबत आती है आरोपियों की, तो ये तो प्रश्न उठेंगे कि ये सिर्फ सब कुछ पॉपुलैरिटी के लिए किया जा रहा है क्या? देखिए निश्चित तौर पर इसमें देखिए अभी विपक्ष के तमाम दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। अभी हमने कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखी। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश की सियासत का कि यहाँ पर हर घटना दुर्घटना को जातीय नज़रिए से देखा जाता है और अपने वोट बैंक के हिसाब से परिभाषाएं गढ़ी जाती है। लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि राम गोपाल मिश्रा भी एक युवक था जो अपने परिवार का इकलौता सहारा था, बेहद गरीब परिवार से आता था और जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, निश्चित तौर पर उस परिवार के लिए भी जीवन भर का सदमा है। ऐसा दुख है जिसको भूला नहीं सकता। आपको शायद पता नहीं होगा, 5 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, उसकी पत्नी विधवा हो गई, परिवार एक तरीके से अनाथ हो गया। तो क्या ये संवेदनाएं उस परिवार के साथ भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सियासी लोगों को तय करना चाहिए कि उनको सियासत किस बात पे करनी चाहिए और किस बात पर नहीं करनी चाहिए। मैं इसलिए सूर्य कुमार शुक्ला जी को इसमें फिर जोड़ना चाहती हूँ। आपने जो प्रश्न उठाया, क्योंकि जो मृतक है शुक्ला सर, जो मृतक है, जिस स्थितियों में भी उसके ऊपर गोली चली वो मरा, लेकिन जो हालात बने या क्रिएट होने दिए गए, पिछले साल जब वही जुलूस निकला था तब भारी भीड़ थी, इस बार पुलिस की भारी भीड़ थी। इस बार क्या हुआ? इस बार पुलिस की मौजूदगी उस स्तर पर नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी ऐसे किसी भी प्रशासन के पहले। ये एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से पुलिस पर वहां जो इकट्ठा भीड़ थी वो ज्यादा हावी हुई, पुलिस हालात को संभाल नहीं पाई। और जिस तरीके से वो लड़का चढ़ा, झंडा निकालने की कोशिश की, वहां ये भी आ रहा है कि डीजे पर ऐसे गाने बजाए जा रहे थे कि जो कि भड़काऊ थे। ये तमाम चीजें भी तो ना होती अगर पुलिस सजग होती, तो ये पूरी की पूरी जो स्थितियां अभी पैदा हो रही हैं, सब कुछ तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से ही हो रही है। देखिए मैडम, ये बहुत आसान होता है कि पुलिस को दोषी ठहरा देना। अगर किसी चीज को दोषी ठहराना है तो पहले उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो लगभग प्रदेश के सभी जिलों में होता है और उस दिन जो डीजी पुलिस ऑफिस है वो सब जगह फोर्स को, यानी पीएसी को, सीआरपी जो भी मिलती है केंद्र सरकार से मदद में, सबको बांटती है पूरे जिलों में। और हर कस्बे में आप जानती हैं कई मूर्तियां विसर्जन होती हैं। और ये भी सही है कि उत्तर प्रदेश में 10 जिले ऐसे हैं जहां मिश्रित आबादी है और उसके कारण पुलिस काफी प्रेशर में रहती है ड्यूटी के लिए, यानी पुलिस की डिमांड उस दिन की और कर्मचारी भेज दो, और कर्मचारी भेज दो, डिमांड रहती है थानों के द्वारा।
अब वो उसमें जो जिले के पुलिस अधीक्षक है वो बांटते हैं, इंतजाम करते हैं। अब ये एक जगह मान लीजिए कि हो गया, तो अगर आप निष्पक्ष मूल्यांकन करें कि 75 जिलों में अगर आप औसत माने कि 100 भी जगह पर मूर्ति विसर्जन किया गया, यानी कि मूर्तियां रखी गई थी हर जिले में, तो 75-100 में अगर एक जगह पर लड़ गए लोग, यही तो हुआ कि और जगह भी बाजा बजा और जगह भी गाना हुआ और मूर्ति विसर्जन के लिए लोग ले गए। अगर उसमें एक जगह ऐसा हो गया तो उसको लोग कह रहे हैं पुलिस फेल हो गई, पुलिस तो बहुत गड़बड़ कर दी। लेकिन हमको निष्पक्ष रह करके ऑब्जर्व करना चाहिए। जहां तक विरोधी पार्टियों का काम है, तो देखिए विरोधी पार्टियों का तो ये काम होता है कमी में जो भी कहीं कमी हो या कमी न भी हो तो उसको कमी बता करके उसको वर्णित करना, ताकि पब्लिक में ये प्रभाव डाला जा सके कि शासन फेल हो गया, शासन फेल हो गया। मतलब इनडायरेक्टली कि शासन फेल हो गया, इसलिए अब हमारी पार्टी को हमको पावर में लाओ। तो फिर मैं सर इसमें दूसरा सवाल जोड़ती हूँ, ठीक है विपक्ष तो राजनीति करेगा, लेकिन दूसरा सवाल फिर ये है, ऐसे संगीन मामलों में भी अगर मुठभेड़ की नौबत आती है कस्टडी में रहते हुए, तो भी तो ये सवाल उठता है। हाँ, सवाल तो बहुत सारे उठते हैं और सबसे ज्यादा पुलिस पर ही उठते भी हैं। और कारण ये होता है कि अगर मान लीजिए कि न्यायपालिका या बहुत से विलंब से न्याय होने पर सवाल उठाया जाए, तो लोगों को मन में डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कंटेम्प्ट की नोटिस आ जाए और वहां से हमको कोई सजा हो जाए। तो और सबसे आसान पड़ता है क्योंकि पुलिस को ये माना जाता है कि वो व्यवस्था के करने के लिए है और पुलिस के लोग प्रतिवाद नहीं करेंगे, जो मन हो आप कहते रहिए, वो अपना काम करेंगे। इसलिए ऐसा फैशन सा कुछ है कि समाज में कि जो भी हो पुलिस फेल हो गई, पुलिस फेल हो गई। और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो बोलती शासन फेल हो गया, शासन फेल हो गया। तो इसमें होता क्या है कि अपने अपने नजरिए से लोग फेल और पास करते हैं। अब आप अगर निष्पक्ष रूप से पुलिस के अधिकारियों से पूछिएगा जो वहां तैनात हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हमने इतना इतना इंतजाम किया था। अगर 7500 जगह में एक जगह कोई लड़ाई हो गई तो स्वाभाविक है कि पहले से बता के तो कोई करता नहीं कि कोई छत पे खड़ा है, कोई डांस कर रहा है, कोई तो ये कोई बड़ी असामान्य बात नहीं हो गई। आपको याद होगा कि एक समय पूर्व आईपीएस होने के नाते में ये जरूर ये समझना मुश्किल नहीं कि क्योंकि आपने पुलिस की कार्यप्रणाली को इतने क्लोजली मॉनिटर किया है, तो आप जानते हैं क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे उनको डील करना होता है, कहां कहां लूप होल्स हैं, उनको कैसे कवर अप करना है, ये भी आप बखूबी जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ